हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है आवर एनवायरनमेंट। और आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं। देखो ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स देखो। जब आप ऐसी सुंदर सुंदर सी पिक्स देखते हो ना तो मन खुश हो जाता है। तो फिर पढ़ाई भी ज़रा बंदा खुश होके करता है कि नहीं? मैटर करता है ना ये। तो चलो फिर देखो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है इन पिक्स में। इतने सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, सनलाइट है, ऑब्वियसली यहाँ पर हवा भी बह रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो सनलाइट है, प्लांट्स है, सॉइल है। ये सब क्या है? आपको नहीं लगता ये हमारी सराउंडिंग्स है जहाँ पर हम रहते हैं? इसको हम कहते क्या हैं? इसको ही तो हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। दिस इज़ आर एनवायरनमेंट। एक्चुअली ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, उससे डराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंड और टू एनसर्कल। यानी कि जो चीज़ हमारे आसपास है वही हमारा एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास दूसरे प्लांट्स भी हो सकते हैं, हमारे आसपास दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, एयर भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी मिलके हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फिजिकल सराउंडिंग्स, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन। अब देखो फिजिकल सराउंडिंग्स में मिट्टी भी आ सकती है, पत्थर भी आ सकते हैं, पहाड़ भी आ सकते हैं। अगर कोई डेजर्ट एरिया में रह रहा है तो सैंड भी आ सकती है। वो क्या है? वो फिजिकल सराउंडिंग्स है। वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे और एनिमल्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन, यानी कि मौसम कैसा रहता है, नमी वाला है, ड्राई है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस उस रीजन में प्रवेल करती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं आर एनवायरनमेंट। तो दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस that affect the development and life of organisms that is known as our environment। यानी कि लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट को जितनी भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उन सब को मिला लिया जाए तो हमारा एनवायरनमेंट बनता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम को समझने के लिए भी हम सुंदर सुंदर सी डायग्राम्स देखते हैं। ये देखो कितनी अच्छी पिक्स हैं, रिफ्रेशिंग सा लगता है ना? ऐसे नहीं लगता हम पढ़ाई कर रहे हैं? इतनी सुंदर पिक्स देख के मज़ा ही आ जाता है। अच्छा देखो नज़र क्या आ रहा है पिक्स में। देखो लेक नज़र आ रही है ना? यहाँ पर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्लाउड्स भी नज़र आ रहे हैं। इस वाली पिक में देखो इसमें भी पानी है, यानी कि ये भी लेक ही है। और ये बड़े बड़े से पत्थर नज़र आ रहे हैं, पहाड़ यहाँ पर भी है, सनलाइट भी है ना? देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी जो है ना फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जिसमें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक फंक्शनल यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये क्या है? ये इकोसिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। देखो यहाँ पर जो लेक नज़र आ रही है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। पहाड़ हैं, अगर इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है तो ग्लेशियर्स हैं, है ना? फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं तो जंगल भी अपने आप में एक इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम इकोसिस्टम को कैसे डिफ़ाइन करें? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर। और ये जो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है ना बायो में, ये A.G. टेंसली ने 1935 में इंट्रोड्यूस किया था। अब हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होते हैं। दोबारा से देखो ये पिक्स। अब इसमें देखो यहाँ पर हमें पानी नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर मिट्टी नज़र आ रही है, हमें यहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हमें यहाँ पर पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये सारे क्या हैं? ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, है कि नहीं? ये जो कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं इनको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये तो लिविंग है। यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, वो भी तो लिविंग होंगे। अब पानी है तो जानवर पानी भी तो पीने आते होंगे, आसपास रहते होंगे। वो जो एनिमल्स हैं, वो जो जानवर हैं, वो क्या हैं? सारे लिविंग है। वो बायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इट मीन्स
इट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तरह तरह के इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे और वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है इनको हम अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ये क्राइटेरिया ले सकते हैं कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कौन सा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके अकॉर्डिंगली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें कि प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। कंज्यूमर्स क्या है? हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों से खाना लेते हैं। हर्बीवोर्स क्या है? ऐसे कंज्यूमर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जिसमें कि डियर है, कैटल है, एलिफेंट्स है, ये सारे आ जाएंगे। कार्निवोर्स ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, ये सारे आ जाएंगे। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, बेयर हो गए, ये ओमनिवोर्स होते हैं, ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है डीकम्पोजर्स की, यानी कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया या फंगल मेंबर्स भी कुछ जो हैं वो आ जाएंगे। तो एक ये क्राइटेरिया है बायोटिक कंपोनेंट्स को कैटेगराइज करने का कि न्यूट्रिशन किस तरह का है। हम इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स को इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 5 किंगडम्स पढ़ी थी। पहली आपको याद होगी किंगडम मोनीरा, जिसके अंदर की प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया जैसे। तो ये मोनीरा किंगडम हो गई। फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो 5 किंगडम्स हैं या 5 ही तरह के आप कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करो, है तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम ही है ना, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम में क्या कुछ आ जाएगा? देखो, एक तो आ जाएगी एयर। अब एयर की जब हम बात करते हैं तो हम उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस जो हैं वो भी इमेजिन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या और गैसेस हो गई। इसी तरह से जब ये जो एयर है ये हवाओं की फॉर्म में चलती है, इसको हम विंड कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी फॉर्म में ले लो, है तो अबायोटिक कंपोनेंट ही। सिमिलरली लाइट, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है और हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर लाइट होती है, यानी कि सोलर एनर्जी होती है। पानी के बिना तो लाइफ हो नहीं सकती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट है। टेम्परेचर कैसा है किसी जगह का, ठीक है ना, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है। अब देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री से कम टेम्परेचर और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल नहीं होता। इसी तरह से सॉइल जो है, कई तरह की सॉइल्स जो है वो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में मिलती हैं और इन सॉइल्स के अंदर कई तरह की मिनरल्स भी होते हैं। और पीएच स्केल, यानी कि एसिडिक है कि बेसिक है, उसको हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इस सब को हमने अगर सम अप करना हो तो कैसे करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम फंक्शनल इंटरैक्टिव यूनिट होती है कंप्राइजिंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है जी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ होल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ अ गिवन एरिया, यानी कि एक गिवन एरिया में जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स मिलती हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हैं, सारी बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया की प्लस बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इसको इकट्ठा किया, ये भी एक इकोसिस्टम ही बनाएगा। और ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह के होते हैं। नेचुरल की एग्जांपल है फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जंगल, और आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं क्रॉप फील्ड्स या एक्वेरियम। अब देखो, जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं वो कोई नेचुरल इकोसिस्टम्स नहीं है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं, मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं, क्योंकि उनमें हम अपनी पसंद की जो फसलें हैं वो उगाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक्वेरियम, जिसके अंदर हम अपनी पसंद की जो है फिश
कल्चर करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं, जबकि फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। आप एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हो। आपने एक्वेरियम तो देखा ही होगा ना, जिसके अंदर फिश रखी जाती हैं। तो अगर हमने एक्वेरियम खुद डिज़ाइन करना हो तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें एक बहुत बड़ा सारा जार चाहिए जिसके अंदर अच्छा स्पेस हो, फ्री स्पेस हो, ताकि जो हमारी फ़िश हैं वो स्विमिंग कर सकें। और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, है ना। अब जार लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, ऑक्सीजन कैसे डालेंगे, हम ऑक्सीजन पंप या जिसको हम एरेटर कहते हैं उसकी हेल्प से हवा जो है ना पानी के अंदर पंप करेंगे। और ये जो पंप होते हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से फिश का जो फूड है वो तो हमें रेडीमेड मिल जाता है, वो तो हम बाज़ार से ला सकते हैं, डाल सकते हैं एक्वेरियम के अंदर। अब आप ये देखो कि उसके अंदर कुछ आप एक्वेटिक प्लांट्स ऐड कर सकते हो कि नहीं। अगर हम उसके अंदर कुछ इक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डाल दें तो हो सकता है कि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाए। सेल्फ सस्टेनिंग क्या होते हैं, जितने हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं ना वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। जैसे कि जो नेचर में हमें लेक्स मिलती हैं या पॉन्ड्स मिलते हैं, उनके अंदर हमें तो कुछ नहीं ना साफ़ सफाई करनी पड़ती, अपने आप ही सारा होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। जबकि जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जैसे कि हम एक्वेरियम की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आपने एक बारी सेटअप कर दिया तो आपको वंस इन अ वाइल इसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ सकती है ना। क्योंकि देखो अगर फिश वगैरह मर जाती हैं या कोई प्लांट्स जो हैं उनका कोई डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो गल जाते हैं, तो क्या होगा कि जो एक्वेरियम है उसके अंदर का इकोसिस्टम ख़राब हो सकता है। तो आपको वंस इन अ वाइल इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल में ये थोड़ा सा फ़र्क तो देखो रह ही जाता है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम की टाइप्स कौन सी होती हैं। देखो जी, इकोसिस्टम की बेसिकली तो दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड भी कह सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, ये या तो ज़मीन पे ऑपरेट करेंगे या पानी में। ज़मीन में ऑपरेट करेंगे टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे, पानी में है तो इक्वेटिक हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी दो तरह के हो गए, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक, और नेचुरल इकोसिस्टम भी दो तरह के हो गए, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक। नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये आगे तीन तरह के होते हैं, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट एरियाज हो गए, है ना। इस तरह से जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, नेचुरल इक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ये दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन। फ्रेश वाटर में देखो सब तरह की जो रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे आ जाएंगे। और मरीन जो है इसके अंदर क्या है, सी के अंदर या ओशन एरियाज जो हैं या कोस्टल एरियाज हैं, इनके अंदर ऑपरेट होने वाले इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना भी इकोसिस्टम की टाइप्स होती कौन सी हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आप एक और एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म करके देख सकते हो, जैसे कि आप अपने घर से जितनी भी जो गार्बेज है या वेस्ट मटेरियल है ना उसको इकट्ठा करो, जो भी एक दिन में जनरेट होता है। जैसे कि किचन वेस्ट हो गई है ना, जिसमें स्पॉइल्ड फूड आ गया, या फिर वेजिटेबल्स पील्स आ गई, कोई छिलके वगैरह आ गए सब्जियों के, या फिर हम चाय बनाते हैं तो उसके बाद जो बची हुई चाय पत्ती होती है वो हो गई, या मिल्क के पैकेट्स हो गए, या कोई खाली डब्बे हो गए, या कोई वेस्ट पेपर हो गया, या कोई मेडिसिन की बॉटल्स हो गई, या मेडिसिन स्ट्रिप्स हो गई, या कोई चीज़ आपने बाज़ार से मंगवाई है तो बबल पैक में वो पैक होके आई है वो हो गया, या कोई पुराने या फटे हुए कपड़े हो गए, या कोई टूटे फूटे जूते हो गए। भी कोई भी चीज़ जो आपके घर में एक दिन में एज वेस्ट जनरेट होती है उसको आप इकट्ठा करो। उसके बाद आप किसी खुली जगह में या स्कूल गार्डन में या कहीं पे भी अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसमें आपने इसको मिट्टी के अंदर दबाना है। अगर आपके पास खुला स्पेस नहीं है तो आप कोई ओल्ड बकेट या कोई पुराना फ्लावर पॉट जो है वो भी ले सकते हो। कहीं पर भी आपको अगर मिट्टी मिलती है ना, आप उसमें थोड़ा सा गड्ढा खोद लो, एक पिट जो है ना वो बना लो, उसके अंदर ये सारा जो है ना वेस्ट मटेरियल ये डाल के उसको मिनिमम 15 सेंटीमीटर सॉइल के साथ ऊपर से कवर कर दो, और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी जो है ना वो स्प्रिंकल कर दो। अब आपने रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो रोज़ स्प्रिंकल करते रहना है। 15-20 दिन तक इसको ऐसा छोड़ दो, और 15-20 दिन के बाद इस पिट में से मिट्टी दोबारा खोदो और देखो कि अब जो आपने वेस्ट मटेरियल डंप किया था वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ।
आप देखोगे कि उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी बिल्कुल अनचेंज्ड ही पड़ी होंगी। जैसे कि जो मिल्क के पैकेट्स हैं, यानी कि जो पॉलीथीन जितना भी होगा ना, या अगर कोई प्लास्टिक की आइटम आपने डंप की है, तो आप देखोगे कि 15-20 दिन के बाद भी उसमें आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। जबकि ये जो किचन वेस्ट है या ये जो टी लीव्स वगैरह आपने डंप किए हैं, आप देखोगे कि वो अब आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है ना, विद टाइम चेंज हो चुकी है। इट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो जो विद टाइम अपनी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, दूसरे वो जो नहीं करते। इनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इनको हम बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि माइक्रोबियल एक्शन के साथ या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ जिन सब्सटेंसेस को छोटे और सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे प्लांट रिमेन्स हो गए। अच्छा, प्लांट रिमेन्स में बेसिकली हमारी एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जाएगी। जैसे हमने कोई फसल जो है वो रेज की थी, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो जो चाहिए था वो हमने ले लिया, पीछे जो बच गया वो क्या है? वो प्लांट रिमेन्स है। इसी तरह से पेपर है, वुड है, किचन वेस्ट है ना? जैसे कोई सब्जियों की छिलके वगैरह हैं, या कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई है, या कोई डेड एनिमल्स हैं, या डेड प्लांट्स हैं, है ना? ये सारे क्या हैं? ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। टाइम के साथ ये सिंपल एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं और इनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बदल जाती है। दूसरी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि लंबा समय ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर बने रहते हैं और सिंपलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स में नहीं टूटते बाय द माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल एक्शंस। इसमें प्लास्टिक्स आ जाएंगे, पॉलीथीन आ जाएंगे, ई वेस्ट आ जाएगी, जैसे कोई मोबाइल्स वगैरह या कंप्यूटर्स की जो वेस्ट होती है, या थर्मोकोल। देखो, बड़ी थर्मोकोल की बनी हुई प्लेट्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो भी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह से पैकिंग फॉयल हो गई, प्लास्टिक की भी फॉइल्स होती हैं, एल्युमिनियम की भी फॉइल्स होती हैं, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। मतलब ये है कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, ये सालों साल हमारे इकोसिस्टम में बने रहते हैं, डिग्रेड नहीं करते, ख़त्म नहीं होते, इसलिए ये एनवायरमेंटल थ्रेट्स भी पोज करते हैं। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम फूड चेन्स, फूड वेब्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।